ये सिर्फ मेरी डायरी नहीं है, बल्कि मैंने अपने आप को इसमें बंद कर लिया। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे पढ़ो? मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर लिखे लफ्ज पढ़ लेता हूँ, तो फिर डायरी खोल कर पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे याद है, तुम ये डायरी उस वक्त लिखना शुरू की थी जब मुनज़्ज़ा पैदा भी नहीं हुई थी। और जाहिर है, इसमें तुमने मेरी बुराई के किस्से थोड़े लिखे होंगे। आज फैजान से मेरी शादी को पूरे 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिनों में मैं फैजान को जितना समझ पाई हूँ, यूं लगता है जैसे मैं इन्हें 1500 साल से जानती हूँ। फैजान एक ईमानदार, मुखलिस और सच्चे शौहर साबित हुए, मगर मैं इनकी अच्छाइयों के मुकाबले में मेरा वजूद कुछ भी नहीं। फैजान मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द नहीं थे। शायद ये बात मैं इन्हें ना बता पाऊं और वो ना जान पाए। मेरा तो कोई दोस्त या गमख्वार भी नहीं जिससे कहकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। शायद इसलिए आज डायरी को अपना हमराज बना रही हूँ। वो आईना है जिसमें मैं अपने आप को उतार रही हूँ। मैं 8 साल की थी जब वालिदैन की एक हादसे में वफात हो गई। नानी ने मुझे पालने और पढ़ाने की तमाम जिम्मेदारियां अपने कमजोर कंधों पर उठा रखी थीं। जैसे तैसे करके मैंने इंटर पास किया और तालीम को जारी रखने के लिए एक मुकामी फर्म में जॉब करने लगी। उस फर्म के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड नजम मुझे पसंद करता था और पिछले 2 सालों से वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर करके थक चुका था। मलिहा यार, तुम बोर नहीं हो जाती काम काम करके? चलो, ऑफिस के साथ एक बहुत अच्छा बर्गर पॉइंट खुला है, वहां जाके लंच करते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम चले जाओ। तुम्हारा मूड तो हमेशा स्ट्राइक पे रहता है। जब भी मैं तुमसे लंच या डिनर की बात करता हूँ, इग्नोर कर देती हो मुझे। भरोसा करो मुझ पे, प्यार करता हूँ तुमसे। किस चीज की कमी है मुझ में जो तुम्हें मेरे बारे में सोचने से रोक रही है? ये लो। ये क्या है ये? रेजिग्नेशन लेटर। तुमसे दूर चला जाऊंगा तो शायद तुम्हें भूल पाऊं। क्या पागलपन है ये? अभी तक तो पागल नहीं हुआ। तुम्हारी ना अगर हाँ में ना बदली तो शायद पागल हो जाऊं। ये लेटर बॉस को दे देना। इस जॉब का नहीं, लेकिन तुम्हें खोने का जरूर अफसोस रहेगा मुझे। उस दिन पहली बार मुझे नजम की आंखों में सच्चाई नजर आई। नजम के अचानक फैसले ने मुझे परेशान कर दिया था। जिंदगी के तकाजों में कभी कभार इंसान मजबूर हो जाता है। नजम मेरे लिए अच्छा साथी साबित होता या नहीं, ये मैं नहीं जानती थी, मगर मैं थक गई थी। मलिया, मलिया बेटा। ये लड़की सुनती भी नहीं है। मलिया बेटा, मगरिब का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त शुरू हो गया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो। उठो, मुंह हाथ धो, वजू करो, चलो ईशा की नमाज पढ़ो। उठो। जी नानो, बस उठ रहे हैं। लड़की भी बस। आपने दवाई नहीं खाई ना? अरे बेटा, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझ लो। रुपए में 4 आने बस, खांसी रह गई, वो भी सही हो जाएगी। तुम क्यों परेशान होती है? ये जो निगोड़ मारे डॉक्टर होते हैं ना, ये अपने नोट खड़े करने के लिए ना अच्छे इंसान को भी मरीज बना देते हैं। और मेरी तो अब उम्र हो गई। नानो,
आप पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई ना? मैं कल ऑफिस से जल्दी आऊंगी और आपको खुद अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी बेटा, और ना ही मैं दवाई खाऊंगी। मैं तो मिठाई खाऊंगी तुम्हारी शादी में। बेटा, उस बुढ़िया पे, बीमार बुढ़िया पे तरस खा लो, शादी कर लो मेरी जान। देखो बेटा, मेरी बात मानती हूँ, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन वो तो औरत ना, औरत को हमेशा सहारे की जरूरत होती है, और अकेली औरत के लिए ये माशरा गिद्ध है, गिद्ध बेटा, गिद्ध है। लगता है मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगी। दिन ब दिन नानी के दिल में मेरी बढ़ती हुई फिक्र ने मुझे नजम के लिए फैसला लेने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन वो मेरे जवाब का मुंतजिर था और मेरे पास इनकार की वजह भी ना थी। मेरी पढ़ाई पूरे होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए नानी की तसल्ली के लिए मुझे और नजम को मंगनी करनी पड़ी। नजम के साथ मेरी मंगनी ने जैसे नानी के दिल से हर बोझ को उतार दिया था। मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। ना हवा चली थी, ना बरसात हुई थी, मगर मौसम कई ज्यादा खुशगवार हो गया था। शायद वो मौसम मेरे दिल का था। ऑफिस के चाय या लंच ब्रेक में मैं और नजम आने वाले मुस्तकबिल के बारे में ढेरों प्लान बनाते। नजम के साथ गुजरते हर लम्हे में मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूं। छुट्टी के बाद नजम गेट पर मेरा इंतजार करता। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अब इसके रोज का मामूल बन गया था। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था, इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रहा था जो उसे उस दिन मिल गया था। नजम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तुम मेरी मंगेतर हो, कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है, रुखसती हो जाएगी, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे प्यार नहीं कर सकता? नजम, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, भूल जाओ सब। मांगे मुझसे। मैं कह रही हूँ बेटा, माफी क्या मांगे, वो तुमसे तो इतनी शर्मिंदा है। जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेले ही रहूं। ठीक है, अकेली रहो तुम, मैं ये रिश्ता खत्म करके जा रहा हूं। परेशान हो आप। इस दिन नानी को मेजर अटैक आया था। मुझे नानी की जरूरत थी। मैं इन्हें किसी कीमत खोना नहीं चाहती थी। नानी को इस हालत में देखकर मैं टूट गई थी। कुदरत को मुझ पर तरस आया और नानी को जीने के लिए चंद सांसें और मिल गईं। बीजान को न जाने मुझ में क्या नजर आया कि उन्होंने नानी से इस दौरान मिलकर फैजान से मेरी शादी की बात कर डाली और मैंने नानी की आखिरी ख्वाहिश पर मजबूर होकर एक बार फिर अपनी जिंदगी एक मर्द को सौंप दी थी। मगर शादी की रात ही नानी के इंतकाल की खबर आई और मेरे फैजान के साथ अज़वाजी ताल्लुक हालात की नजर हो गया। फैजान का नहीं था। नजम के दिए जख्म मेरी जिंदगी में फिर ताज़ा हो गए। मैं उसकी हर याद को खुद से नोच कर फेंक देना चाहती थी, मगर बीजान की खुशी और फैजान की बेसब्री ने मुझे ये हकीकत बताने से रोक दिया। मैं मुनीजा को जन्म देना नहीं चाहती थी, मगर मैं कानून कुदरत को कैसे इनकार कर सकती थी। उसे दुनिया में आना ही था, लेकिन मेरी कोख से क्यों? मैं खुद से ये सवाल कर करके थक गई थी। फैजान बहुत नेक थे, मगर खोट मेरी नीयत में भी नहीं था। वो मेरे शौहर थे, मगर मुनीजा के बाप न थे। ये बात मैं उन्हें कैसे समझाती?
मुनीसा को पाकर फैजान और बीजान की खुशी का कोई ठिकाना न था। वक्त के साथ साथ फैजान मुनीसा के लिए हसास होते चले गए। वो मुनीसा की खुशी के लिए जीने लगे थे। इतना लाड, इतना प्यार। अब वो सुनाओ जो जो तुम्हारी फेवरेट पोएम है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. इतनी मोहब्बत देखकर मैं इन्हें कैसे इतना बड़ा दर्द देती। फिर भी कई तरीकों से मैंने फैजान को मुनीसा का सच बताने की कोशिश की। कभी डायरी इनके बिस्तर पर छोड़ देती थी, तो कभी स्टडी में किताबों के बीच में ही डायरी रख देती थी। कुदरत इनके जज्बात से खेल रही थी या मेरा इम्तिहान ले रही थी, ये समझ पाना मुश्किल था। अब जब बुढ़ापा मेरे वजूद को दस्तक दे रहा है, तो दिल चाहता है फैजान मेरा दर्द बांट लें। ये राज इस सांप की तरह है जो मेरे गले में पड़ा हर पल मुझे डसता है। आखिरी सांस लेने से पहले शायद इस एहसास जुर्म से मुझे आज़ादी मिल जाए। मुझे यकीन है फैजान को जब मेरी बेगुनाही के बारे में पता चलेगा, वो मुनीसा बेटी को बेटी कहकर जरूर गले लगाएंगी, और शायद इस दिन मैं भी मुनीसा को बेटी मानकर कबूल कर पाऊं। जवाद, चाय। अच्छा जवाद, मैंने आपसे कुछ कहना है, बल्कि मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूं उसके बाद आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। जवाद, आई एम एक्सपेक्टिंग। अभी तक हमारे बच्चे के लिए मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की। मैंने सोचा कि ये शॉपिंग हम साथ करेंगे, लेकिन जवाद, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर सुनाई है, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आप कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिएगा, तभी आपको यकीन आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना? तुम तनख्वाह काम करने की लेती हो या आराम करने की? वो बहू बेगम असल में कल सीढ़ियों से गिर गई थी, तो कमर में बहुत जोर की चोट आई और पसली में वरम भी हो गया। मुझसे तो खड़ा। बस, काम से जी चुराने के 100 बहाने हैं तुम्हारे पास। चलो जाओ किचन में, जाकर बर्तन धो, कपड़े भी धोने आज। अरे जाओ, मुंह क्या देख रही हो मेरा? कहाँ जा रही हो? वो असल में बहू बेगम ने कहा था कि बर्तन धोने हैं और कपड़े भी धोने हैं, तो उसी लिए जा रही थी। तुम्हारी तो इतनी तबीयत खराब थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम कर लो। अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ, तुम दवाई ले आओ अपने लिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? आप बहुत अच्छी हैं जी, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो? माफी किस बात की? आप नहीं जानती, मैं इतनी अच्छी नहीं कि आपकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। क्यों? हमदर्दी सिर्फ अच्छे इंसानों से की जाती है। तुम जैसी भी हो, सबसे पहले एक इंसान हो, और दर्द दर्द होता है, अपना या पराया नहीं। तुम यहाँ पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। छोटी दुल्हन कितनी अच्छी है ना, और मैं इनके साथ क्या क्या कर गई। या खुदा, मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? सुनैरा को घर लाने के बारे में क्या सोचा शेरोज? पापा वो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से आ भी जाएगी। देखो, रिश्तों को वक्त के सहारे नहीं छोड़ा जाता,
अना से काम लेने के बजाय समझदारी से काम लो बेटा। ये मियां बीवी के रिश्ते की डोर जितनी मजबूत दिखाई देती है इतनी ही कमजोर होती है। इस डोर में जितनी लचक रखोगे रिश्ता बंधा रहेगा, खींचोगे टूट जाएगा। अब हाथ पे हाथ रखे उसके लौटने का इंतजार करने के बजाय एक अच्छे शौहर की तरह बीवी को मना के घर लाना ही समझदारी है। और अगर वो तब भी ना आई? क्यों नहीं आएगी? कोई भी औरत जानबूझकर अपना घर बर्बाद नहीं करती। आप उसे जानती नहीं है मामा। हाँ, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो जानबूझकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो मुनज़्ज़ा की शादीशुदा जिंदगी पर असरअंदाज हो। खालामी, खालामी। हाँ माया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है। सच? माया तुम सच कह रही हो? अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ खालामी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखा, उस मालिक के घर में देर है पर अंधेर नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो फिर हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मिठाइयाँ मंगवाओ, ड्राइवर से कहो जाके मिठाइयाँ लेकर आए, शादियाने बजवाओ, खुशियाँ मनाओ। मुनज़्ज़ा, एक मिनट खालामी, कहाँ जा रही हैं आप? मुनज़्ज़ा, मैंने कहा मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है, ये नहीं कहा कि जवाद बाप बनने वाले हैं। ये वो रिपोर्ट है जो मुनज़्ज़ा के उसके घर जाने से पहले करवाई गई थी। इसमें तो कुछ नहीं है। फिर अचानक ये बच्चा कहाँ से आ गया? मुनज़्ज़ा 2 महीने अपने मैके रहकर आई, न जाने ये गुनाह किसका है। दिमाग में चलने वाली जंग से बाहर आओ फैजान। मिर्जा भी उस सच्चाई से बिल्कुल उसी तरह लालमी जिस तरह तुम थे। उसने जिंदगी भर बाप के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुमको देखा। तुम ही उसकी हकीकी बाप। अब वक्त आ गया है कि बेटी कहकर उसे गले लगा लो। किस मुंह से उसका सामना करूं तलत? मैं तो खुद को उससे नजर मिलाने के काबिल ही नहीं समझता। जो दुश्मनी करता वो बाप बनकर मैंने किया है। तुम सब सही थे, मैं ही गलत था। खुद को मैं बड़ा अक्लमंद समझता था, उतना ही बड़ा बेवकूफ निकला। जिन रिश्तों से मुझे मोहब्बत मिली उन्हीं से नफरत करने पर मजबूर हो गया। मुझ जैसे खुदगर्ज इंसान को तुम मौत ने भी मार दे दी। ये जीने का कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं। बस कर दे मेरे यार, बस कर। अरे यहाँ सब अपने अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह हर खुशी के बाद गम और हर गम के बाद खुशी। मुनज़्ज़ा के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है कि अगर तुम एक दफा उसे बेटी कहकर गले लगा लोगे ना, वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी मेरे दोस्त। ये रिपोर्ट देखने के बाद भी तुम मुनज़्ज़ा को पारसा कहोगे? मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था। तुम्हें बताया भी था मैंने, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया।
अरे वो जो हादसा हुआ था ना इसके साथ, हमसे छुपाया गया था। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी लड़की को मैं अपने घर 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। धक्के मार के बाहर निकाल दो उसे यहाँ से। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम क्या समझती हो, तुम गुल खिला के आई हो, तुम्हारे पे फूल बरसाए जाएं? हमारी आंखों में जो धूल झोंकी है ना तुमने, तुम क्या समझती हो तुम्हारी हर बात ठीक है? नहीं, आप क्या के? और तुम इस बच्चे को जवाद की औलाद कहोगी? कितना एतबार किया था मैंने तुम पे, कितना एतबार किया था मुनज़्ज़म मैंने तुम पे। इसी वजह से तुम्हें वहां रहने की इजाजत दे दी थी मैंने, और तुम अपने ही रिश्तों से खेलना शुरू कर दिया तुमने। तुमने क्या समझा, तुम जो कहोगी हम वो मान लेंगे? हाँ, क्योंकि यही सच है। ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना है। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने सोचा तो होता। आपको मुझे जो कहना है कहें, प्लीज। इस होने वाले बच्चे को गलत मत कहें। ये रिपोर्ट तुमने माया के साथ अपने घर जाने से पहले करवाई थी। तो क्या ये रिपोर्ट झूठी है? झूठी है ये रिपोर्ट? इसके बाद भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैं नहीं जानती ये रिपोर्ट। मुझे नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या। जवाद, ये बच्चा आपका है, हमारा है। प्लीज, खुदा के अलावा मेरा और कोई गवाह नहीं। प्लीज जवाद, प्लीज मेरा यकीन करे जवाद। अपने ये छोटे आंसू बंद करो। सुना नहीं जवाद ने क्या कहा है? चलो निकलो इस घर से, दफा हो जाओ यहां से। और ना ही मेरे घर में कोई जगह है। दफा हो जाओ यहां से। जवाब ने मुझ पर यकीन नहीं किया दादी। बेकसूर होने के बावजूद मुझे इस घर से निकाल दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ दादी? मेरा बच्चा, सब्र करो। खुदा अपनी आजमाइश नेक बंदों से ही करता है। बस उठो, कुछ खा पी लो। सुबह से बगैर खाए पिए तुम रोए चली जा रही हो। अपने बच्चे का तो सोचो बेटा। इस बच्चे के बारे में ही तो सोच रही हूँ दादी। सोच के अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। इसमें तो मुझे मेरी अपनी परछाई नजर आ रही है। इस मुआशरे ने मेरी तरह इस बच्चे को नाजायज करार कर दिया तो मैं क्या करूंगी? दादी, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है दादी।
मुनज़्ज़ा की हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो? वो यहाँ से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। जानता हूँ कि वो लौटकर यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, और तुम्हें ये बात मुझे बार बार जताने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी तरह नहीं छोड़ सकती, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? आज जाके उसे मना कर। देखो सुनैना, तुम बीवी हो मेरी, साथ नहीं चलोगी? हाथ पकड़ कर साथ ले जाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, सारे बड़े बड़े फैसले अकेले कर लोगी तुम?